हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं आईबीसी वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और आज वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने करना है पीपीआईआरपी से। पीपीआईआरपी बड़ा पॉपुलर हो चुका है आजकल ये पीपीआईआरपी। क्या करना है आज हमने, थोड़ा सा इसको लाइट कर लूं। हाँ, पीपीआईआरपी। पीपीआईआरपी क्या है आज जो हमने क्लास में डिस्कस करना है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये कोई प्री पैक्ड नहीं है, प्री पैकेज्ड। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर मैं आपको इसके बारे में बात करूं, ये जो प्रोसेस है नया आया है, ये पहले नहीं था। अगर आप इसको ऐसे समझो तो ये कोरोना की वजह से लाया गया इंडिया के अंदर। जब मार्च 2020 में कोरोना आया था तो ये उसकी वजह से लाया गया था। ये प्रोसेस उससे पहले इस आईबीसी एक्ट के अंदर होता ही नहीं था। इससे पहले आईबीसी में एक ही चीज होती थी, सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब आप वो बहुत अच्छे से समझ चुके हो, आपको पता है सीआईआरपी क्या होता है, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में करवा दिया। लेकिन इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक बार सीआईआरपी का बेस क्लियर करवा दूंगा, मैं वापस रिकॉल करवा दूंगा। एक्चुअली मेरे को ये वाली वीडियो यूट्यूब पे डालनी है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीआईआरपी नहीं पता होगा, तो 10-15 मिनट लगाकर पहले मैं सीआईआरपी का क्लियर कर दूंगा, ताकि तुम्हें भी हो सकता है, तुम्हारे जो मेरे अपने बच्चे हैं जो रेगुलर ये कोर्स देख रहे हैं, जिन्होंने पहले के सारे लेक्चर कर लिए, हो सकता है उन्हें भी याद ना हो कुछ पहले की चीजें, तो तुम्हारे भी रिकॉल हो जाएंगी और जो नए बच्चे देख रहे हैं उनका बेस बन जाएगा कि इसको लाने की सेंस क्या थी। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले नहीं था। मैंने बताया ना, कोरोना में आया। और ये कब आया है? इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 9/4/2021। कोरोना की देन है ये। 9/4, वैसे 2020 में कोरोना आ गया था, लेकिन उसके बाद लाया गया इसको, 9/4/2021 को लाया गया। मगर आपको ये डेट वेट तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपके किसी काम की नहीं है, आपके लिए डेट किसी काम की नहीं है, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं 9/4/2021 को क्या हुआ, ये आया विद इफेक्ट फ्रॉम 9/4/2021 आया। अब इस प्रोसेस को समझने से पहले, ये क्या है इसको समझने से पहले मैं तुम्हारे को एक चीज समझाता हूं। सीआईआरपी, आपको याद है सीआईआरपी क्या होता है, लेकिन स्टिल मैं पहले समझा रहा हूं। जिसको सीआईआरपी पता है ना, उसके लिए पीपीआईआरपी बच्चा है उसका। जिसको सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीटली आता है, जिसको पता है कि सीआईआरपी कैसे होती है, तो उसके लिए पीपीआईआरपी बच्चा है। मैं पहले बता रहा हूं, उसको अपने आप समझ आ जाएगा। थोड़ा बहुत चीजें तो ऑब्वियस नहीं आएंगी उसके अंदर, क्योंकि नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन समझ आएगा कि अच्छा, हमें ये पता था कि सीआईआरपी होता है, उसी की तरीके का है। लेकिन ये किन कंपनियों में लगता है और वो किस कंपनियों में लगता है, मैंने वो भी बता रखा था, लेकिन दोबारा बताता हूं। सीआईआरपी की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब ये क्या चीज है, बड़े ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता है। अच्छा ना, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है, कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम को, किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम है, उसे रिजॉल्व करवाने का प्रोसेस, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने का प्रोसेस, कि उसको उसकी प्रॉब्लम से जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रही है, उसको उससे बाहर निकाला जाए। दैट इज सीआईआरपी प्रोसेस। क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, आप लोगों को पता है, जो हमारे से पढ़े हुए बच्चे हैं, आपको याद होगा, मान लो मैं डेटर हूं, मैंने आपसे लोन लिया है और मैं आपका कर्जा नहीं चुका पा रहा। तो अब ऐसे केस में पहले क्या होता था कि अगर मैं डेटर कर्जा नहीं चुका पाता था ना, तो सामने वाला क्रेडिटर क्या करता था, और मान लो मैं कंपनी हूं, तो मेरे अगेंस्ट केस करके मेरी कंपनी को बंद करवा देता था, कंपलसरी वाइंड अप करवा देता था। लेकिन बाद में अब वो कंपलसरी वाइंड अप का हक उससे छीन लिया गया है। अब वो मेरी कंपनी को बंद नहीं करवा सकता, लेकिन वो मेरे अगेंस्ट एनसीएलटी के पास जाके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भाई, इस कंपनी ने मेरे से पैसा लिया था, ये कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही है, मेरे को मेरा पैसा रिकवर करवा दो। अच्छा, अब कंपनी से एनसीएलटी पूछेगा, भाई तुम इसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो कंपनी बोलेगी कि सर, मेरे पास पैसा है ही नहीं चुकाने को, हम लोग पहले फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो एनसीएलटी क्या करेगा कि आपकी कंपनी को रिवाइव करने का एक सोल्यूशन देगा। तो आपकी कंपनी के लिए क्या किया जाएगा, एक रेजोल्यूशन प्लान बनवाया जाएगा। और रेजोल्यूशन प्लान, नाम से क्लियर, रेजोल्यूशन प्लान मींस आपकी कंपनी को उसके पैरों पे वापस खड़ा करने के लिए एक प्लान बनाया जाएगा। ज्यादातर उस प्लान में ये होता है कि जो आपकी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, आपकी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी के थ्रू टेक ओवर करवा दिया जाता है। जब आपकी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर लेगी, तो आपकी कंपनी को फंडिंग वो दे देगी, आपकी कंपनी को आपके पैरों पे खड़ा वो कर देगी, धीरे धीरे आपकी कंपनी वापस अपने पैरों पे एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये पूरे प्रोसेस को अप्रूव कौन करता है? एनसीएलटी अप्रूव करता है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही है लोगों का,
उसको उसके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाई तो उसको उसके बाद कंपनी को क्या करा दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है, लिक्विडेट करवा के वाइंड अप करवा दिया, मतलब वाइंड अप करवा के डिसॉल्व करवा दिया जाता है। और वाइंड अप में आपको पता है फिर उसके एसेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ, तो उसके सारे एसेट बेच दिए थे, उससे सारे कर्जे चुकाकर उस कंपनी पे ताला लगा दिया जाता है। लेकिन वो बात की स्टेज है, लेकिन डायरेक्टली आप उस कंपनी को बंद नहीं करवाया जाता। पहली कोशिश ये होती है कि उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया जाए। जस्ट लाइक वैसे ही है यार कि तुमने किसी से पैसे लेने हैं, कोई बंदे से, नॉर्मल इंडिविजुअल से, वो वेंटिलेटर पे है, तुम जाके उसको मार दोगे, चल बे चल तू मेरे पैसे देना, जातर को मार रहा हूं मैं, तेरा वेंटिलेटर का उसका वो हटा दिया, नहीं। अगर वो जिंदा रहेगा तो पैसा मिलने के चांस है, मर गया तो बात ही खत्म। तो सेम यहां पे भी अगर कोई कंपनी आपका पैसा नहीं चुका रही है तो आप उसको बंद करवाने से बेटर है कि आप उससे रिकवरी की कोशिश करो कि रिकवरी हो जाएगी किसी तरीके से। और रिकवरी कब हो पाएगी, जब वो कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर भी रही है और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। और अगर रिकवरी हो गई तो वेल एंड गुड, अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो उस कंपनी को बंद करवा दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं CIRP का प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कि जब आपकी कंपनी पैसा नहीं चुका पाती तो उसको पहले उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने की कोशिश की जाती है। रिजॉल्व हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो उसके बाद क्या कराते हैं, उस कंपनी को बंद करा दिया जाता है। इसको हम CIRP बोलते हैं। अब सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं। और इससे रिलेटेड आपने तीन टर्म्स पढ़ी थी। एक टर्म थी फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक टर्म थी ऑपरेशनल क्रेडिटर, जिसको ये क्लियर है ना, मैं ये तीनों टर्म्स क्लियर होंगे आपको PPIRP ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा अभी। और तीसरी टर्म होती है कॉर्पोरेट डेटर, पढ़ी थी ना आपने। अब तीनों का एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो SBI बैंक है, मान लो इस SBI बैंक ने इस एक्स लिमिटेड कंपनी को 2 करोड़ रुपए का लोन दिया, 2 करोड़ रुपए का लोन दिया। क्या ये कैश की फॉर्म में लोन दिया होगा? यस, मतलब है ना कि इसको हम कह सकते हैं कि कैश की फॉर्म में लोन दिया, मतलब उसके बैंक में डलवा दिया पैसा। तो जो लोन ले रही है एंटिटी उसे हम डेटर बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, डेटर। जो दे रहा होता है हम क्रेडिटर। उसको यहां पे लॉ की भाषा में बोलेंगे, जो ले रही है कंपनी उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटर। कंपनी को दूसरा नाम कॉर्पोरेट भी बोलते हैं, इसलिए इसने यहां पे लिख दिया कॉर्पोरेट डेटर। और जो एंटिटी लोन दे रही है उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर। और ये जो पैसा दिया गया है, ये जो पैसा दिया गया है, इस लोन के अमाउंट को हम बोलेंगे फाइनेंशियल डेट। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल डेट। तो फाइनेंशियल डेट की वैसे मैंने आपको डिटेल में डेफिनेशन कराई है, तो बस मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं कि जो जनरली कैश वगैरह की फॉर्म में पैसा दिया जाता है सामने वाले बंदे को, और वो पैसा जो कैश की फॉर्म में दे रहा है उसी को हम फाइनेंशियल डेट बोलते हैं। और जो बंदा दे रहा होता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, और जिसको दिया जाता है, जिस कंपनी को दिया जाता है, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डेटर। अच्छा, अब मान लो कल को ये कंपनी अगर पैसा चुका देती है, कल को अगर ये कंपनी पैसा चुका देती है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बात ही खत्म हो गई। अगर कल को ये कंपनी हाथ खड़े कर देती है और ये कंपनी अनएबल टू पे हो जाती है, कल को अगर ये कंपनी अनएबल टू पे हो जाती है कि भाई मैं पैसा नहीं चुका पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है चुकाना, तो उस केस में ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है ये NCLT के पास जाकर एप्लीकेशन लगा सकता है अंडर सेक्शन 7। NCLT के पास एप्लीकेशन लगा सकता है अंडर सेक्शन 7 है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का सेक्शन 7 है, उसके अंदर जाके NCLT के पास क्या एप्लीकेशन लगा सकता है? NCLT के पास जाके एप्लीकेशन लगा सकता है। किस चीज के एप्लीकेशन? रिलेटेड टू CIRP ऑफ एक्स लिमिटेड। कि भाई या भी वहां पे जाके क्या बोलेगा कि भाई इस कंपनी ने मेरा पैसा देना है, ये कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही है, मेरे को मेरा पैसा रिकवर करवा दो। तो अब NCLT इस कंपनी से पूछेगा हमें इसका पैसा क्यों नहीं दे रहे, तो कंपनी बताएगी कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो अब क्या होगा, उस कंपनी की CIRP करवाई जाएगी। तो CIRP के प्रोसेस में क्या होगा, मैंने तुम्हारे को बता दिया कि उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, किसी तरीके से वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अगर वो पैरों पर खड़ी हो गई, रिवाइव हो गई, वेल एंड गुड, उसका बिजनेस चलने लगा वापस, तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर बिजनेस चलने लगेगा तो ये कंपनी इस बैंक का पैसा चुका देगी। और अगर वो कंपनी किसी रीजन की वजह से रिवाइव नहीं हो पाई, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, तो उस कंपनी को बंद करवा दिया जाएगा, लिक्विडेट करवा दिया जाएगा। तो दिस इज CIRP प्रोसेस। सिंपल भाषा में यही होता है CIRP प्रोसेस, कि किसी कंपनी को उसके पैरों पर खड़ा करना, और खड़ी हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो उसको बंद करा दिया जाएगा। तो अब एक केस ये बनता है, ये तो आपने समझा कौन सा केस? फाइनेंशियल क्रेडिटर का केस, ये केस 1 था। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, आपको कौन होता है आपको समझ आ गया। केस 2, केस 2, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, मान लो वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को 2 करोड़ रुपए के गुड सप्लाई करे क्रेडिट पे, गुड सप्लाई करें क्रेडिट पे।
इसका मतलब देखा जाए तो ये भी उधार पे माल दिया है, उधार पे माल दिया है, लेकिन ये कैश की फॉर्म में लोन नहीं दिया, गुड्स पकड़ा दिया उसको और बदले में उसको बोला कि थोड़े टाइम बाद तो मेरे को पेमेंट कर दियो, एक टाइम पीरियड दे दिया कि 6 महीने में मेरे को पेमेंट दे दियो वापस वगैरह वगैरह। एक किस्म से ये भी लोन है, बस फर्क इतना है कि कैश में नहीं दिया गया, उधार पे माल दे दिया, तो दिस इज ऑल्सो लोन। तो अब जिस कंपनी ने उधार पे माल लिया है उसको तो हम अभी भी कॉर्पोरेट डेटर ही बोलेंगे, उसे तो हम अभी भी क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट डेटर। और जिसने लोन दिया है उसे हम बोलेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर। इसका मतलब जो लोग कैश वगैरह की फॉर्म में लोन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो आपने ऊपर देखा था। और जो लोग ऐसे गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं, सर्विसेज वगैरह सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे और बदले में सामने वाले से पैसा लेंगे, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। है तो ये भी क्रेडिटर क्योंकि इसने उधार पे माल दिया, बाद में अपना पैसा लेगा वापस, बस इसने गुड सप्लाई करें, कैश में लोन नहीं दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर। और ये जो 2 करोड़ रुपए के गुड सप्लाई किए गए हैं, इस अमाउंट को हम बोलेंगे ऑपरेशनल डेट। ऊपर वाले डेट को हम क्या बोल रहे थे, फाइनेंशियल डेट, इस वाले डेट को हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशनल डेट, ऑपरेशनल डेट। अब सेम वही वाली बात, अगर ये एक्स लिमिटेड पैसा चुका देगी तो बहुत बढ़िया, अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का पैसा चुका देगी तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, को तो बात ही खत्म हो गई। अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का पैसा नहीं चुकाती तो वाई लिमिटेड वापस वही करेगी काम, अब ये जाएगी एनसीएलटी के पास और ये एप्लीकेशन लगाएगी एनसीएलटी के पास, और अब जो एप्लीकेशन लगेगी ना वो लगेगी अंडर सेक्शन 8 एंड 9। अच्छा, ऊपर कौन सा सेक्शन था, 7। फाइनेंशियल क्रेडिटर जब एनसीएलटी पे एप्लीकेशन लगाता है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट तो सेक्शन 7 में लगाता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जब लगाता है वो तो 8 और 9 में लगाता है। एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन किस चीज के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, रिलेटेड टू सीआईआरपी ऑफ एक्स लिमिटेड, कि भाई इस कंपनी की सीआईआरपी करवाई जाए और मेरा पैसा रिकवर करवाया जाए। अगर वो कंपनी रिवाइव हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं रिवाइव हुई तो बात खत्म, उसके बाद क्या होगा, उस कंपनी को लिक्विडेट करा के बंद करा दिया जाएगा। केस 3 होता है, तीसरी कैटेगरी खुद होती है कि मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये कॉर्पोरेट डेटर है, ये कॉर्पोरेट डेटर है, मान लो इसने किसी बैंक से लोन लिया, मान लो इसने लोन लिया बैंक से 2 करोड़ रुपए का, तो वापस वही हो गया कि 2 करोड़ का लोन दिया तो फाइनेंशियल डेट हो गया, देने वाला बंदा कौन हो गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर, और जिसको दिया गया वो कॉर्पोरेट डेटर। मान लो इस कंपनी को लग रहा है कि ये पैसा नहीं चुका पाएगी, अभी इसने ऐसा कोई नौबत नहीं आई है कि इसने नहीं चुकाया, इसने सामने वाले बैंक को मना कर दिया, इसे खुद ही लग रहा है नहीं चुका पाएगी, और इसको लग रहा है कि यार ये कोई क्रेडिटर मेरे अगेंस्ट केस करे, सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाए, इससे बेटर है मैं खुद ही चली जाती हूँ किसके पास, एनसीएलटी के पास, और हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि मेरी कंपनी की क्या करवा दो, सीआईआरपी करवा दो, मैं अपने आप को रिवाइव करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं लोगों का पैसा चुकाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, मेरे को किसी तरीके से मेरे को रिवाइव करवा दिया। मैं तुम्हें बता, रिवाइव में क्या कोशिश की जाती है कि उस छोटी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी के साथ क्या करवा दिया जाए, उसका टेक ओवर करा दिया, कि कोई बड़ी कंपनी उस छोटी कंपनी को खरीद ले, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल ले ले। एक बार उस बड़ी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो बड़ी कंपनी उसको फंडिंग दे देगी, उसको चलाएगी भी अपने हिसाब से, कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, या किसी बड़ी कंपनी से उसका मर्जर करवा दिया जाए, यही कोशिश की जाती है उस प्रोसेस के दौरान, सीआई प्रोसेस के दौरान। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसको लग रहा है कि फ्यूचर में अनेबल टू पे होगा, तो इसने खुद ही एप्लीकेशन लगा दी एनसीएलटी के पास, एप्लीकेशन लगा दी एनसीएलटी के पास कि मैं अपने आप को क्या करवाना चाहती हूं, रिवाइव करवाना चाहती हूं। तो अब जो एप्लीकेशन लगेगी वो लगेगी अंडर सेक्शन 10। तो आपको 7, 8, 9 और 10 में फर्क समझ आ गया। अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाता है, आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी का केस करता है, तो वो सेक्शन 7 में होगा। अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर आपकी कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाता है तो वो सेक्शन 8 और 9 में होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर। और अगर कॉर्पोरेट डेटर खुद ही अपने लिए लगाने लग जाता है सीआईआरपी की एप्लीकेशन तो वो सेक्शन 10 में लगाएगा। ये सब मैंने ऑलरेडी वैसे डिटेल में पढ़ा भी रखे आपको पीछे सेक्शंस के अंदर। अब ये समझने वाली चीज थी कि सीआईआरपी क्या होता है, आपको समझ आ गया, और इसके एक कंपनी की सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है आपको ये भी समझ आ गया। वो कंपनी खुद भी लगा सकती है, उसके अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर भी लगा सकता है, कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर भी लगा सकता है, 3 लोग लगा सकते हैं। अब जो मैं तुम्हारे को समझाने जा रहा हूं ना, अब वो सीआईआरपी और पीपीआईआरपी में फर्क समझाने जा रहा हूं। देखो, जो पीपीआईआरपी का प्रोसेस है ना, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अब आपको बेटर समझ आएगा। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और जो सीआईआरपी है,
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस। इन दोनों में फर्क पता है क्या है? सीआईआरपी की एप्लीकेशन आप तब लगा सकते हो जब कोई कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है। ये मैं पॉइंट 1 बना रहा हूं, और वो जो डिफॉल्ट का अमाउंट है वो कितना है तुम्हारे को पता है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा। और वो जो डिफॉल्ट का अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा। मैं दिखा भी देता हूं कहां पे है वो, कहां चीज लिखी हुई है। कहीं तो लिखी थी मैंने, तुम्हें कराई भी थी। आगे होगी, आगे। ये रहा, देखो सीआईआरपी में इस एक्ट का पार्ट 2 डील करता है। पार्ट 2 ऑफ दिस एक्ट डील करता है किसमें? सीआईआरपी में। और पीपीआईआरपी के अंदर इस एक्ट का जो नया पार्ट आया है वो आया है पार्ट 2 दिस एक्ट का डील करता है सीआईआरपी में। और इसका अमाउंट देखो, डिफॉल्ट का कितना है? इज ₹1 करोड़ मिनिमम। तो मैं कह सकता हूं कि डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ और मोर होगा तो ही आप सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। तो ही आप सीआईआरपी एप्लीकेशन लगा सकते हो, वरना नहीं। इसका मतलब ये कि मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसको एसबीआई बैंक ने लोन दिया है। एसबीआई बैंक ने क्या दिया है? लोन दिया है। कितने का? ₹1 करोड़ का। 1 करोड़ का लोन दिया है। तो ये कंपनी हो गई कॉर्पोरेट डेटर, और ये बैंक हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब अगर कल को मान लो ये कंपनी डिफॉल्ट कर देती है, ये कंपनी डिफॉल्ट कर देती है पेमेंट का, तो इसका मतलब यहां पे जो डिफॉल्ट का अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए है। तो अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन होगा तो अब तभी ये एससीआईआरपी की एप्लीकेशन ला सकती है। तो अब ये फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एनसीएलटी में सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाना चाहता है अगेंस्ट एक्स लिमिटेड तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे डिफॉल्ट का अमाउंट कितना है? मिनिमम 1 करोड़ है, तो लगा सकता है। लेकिन अगर मान लो ये डिफॉल्ट का अमाउंट, ये जो लोन का अमाउंट है ये 1 करोड़ ना होता, ये 80 लाख होता, लोन ₹80 लाख का होता। और मान लो अगर ये कंपनी डिफॉल्ट में, पेमेंट में डिफॉल्ट कर देती, तो अब इस कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन नहीं लग सकती थी, क्योंकि डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से कम है। तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट नॉर्मल कंपनी एक्ट में जाकर केस कर सकते हो रिकवरी के लिए, या नॉर्मल कोई सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जाकर आप नॉर्मल रिकवरी के लिए केस कर सकते हो। लेकिन इस एक्ट में केस नहीं कर सकते उस कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन के लिए, नहीं लगा सकते उस कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन अगर डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से कम है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने किसी कंपनी को 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, 1 करोड़ से कम का लोन दिया तो आप अपनी रिकवरी नहीं कर सकते। आप इस एक्ट में रिकवरी नहीं कर सकते, सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा के आप किसी दूसरे एक्ट में जाकर कर सकते हो। कंपनी एक्ट में रिकवरी कर सकते हो, नॉर्मल सिविल लॉज के अंदर जो सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह बने वहां रिकवरी कर सकते हो, लेकिन इस एक्ट में नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? ये एक फर्क है किसमें? तो यहां पे हमारे को ध्यान के देना कि कॉर्पोरेट डेटर जो डिफॉल्ट करेगा, वो कॉर्पोरेट डेटर का जो डिफॉल्ट करेगा वो डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा सकते हो। लेकिन पीपीआईआरपी में क्या है? ये क्या होगा? ये कब लगेगा? जब कॉर्पोरेट डेटर ने जो डिफॉल्ट करा है वो डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख और मोर है। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी ने 10 लाख या उससे ज्यादा का लोन लिया है और आपकी कंपनी पैसा नहीं चुका रही है, तो उसके अगेंस्ट
जो पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगेगी वो तब लगेगी तो अगर लोन का अमाउंट कितना है, 10 लाख है, उससे ज्यादा था। अगर 10 लाख से कम का अमाउंट है तो उसके अगेंस्ट पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन नहीं लग सकती। तो फिर यहाँ पे भी वही समझने वाली चीज है कि अगर 10 लाख से कम का अमाउंट है और आपने किसी क्रेडिटर से लोन लिया है तो आपकी पीपीआईआरपी नहीं हो सकती। अच्छा, पीपीआईआरपी नहीं हो सकती, सीआईआरपी तो वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि सीआईआरपी तो लगता ही कब है, जब 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट हो, और पीपीआईआरपी कब लगता है, जब 10 लाख या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट हो। तो उस केस में क्या होगा, फिर वही नॉर्मल सामने वाला क्रेडिटर आपके अगेंस्ट नॉर्मल रिकवरी के लिए केस कर सकता है, लेकिन आपकी पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन नहीं लग सकती। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि इसका मतलब यहां पे यही, इसके अंदर भी वही एक फॉर एग्जांपल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक ने लोन दिया। अभी इसमें एक चीज और समझने वाली है, एक डिफरेंस हो रहा है बहुत बढ़िया, अभी बताऊंगा क्या। और मान लो एक्स लिमिटेड है, इसने इसको लोन दिया, मान लो 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख का लोन दिया ना 10 लाख का, तो ये हो गई फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो जो सीआईआरपी है वही पीपीआईआरपी है। जो सीआईआरपी है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसमें भी हमारा गोल क्या होता है कि भाई क्या करवाना है, उस कंपनी को रिवाइव करवाना है, अपने पैरों पे खड़ा करवाना है ताकि क्रेडिटर्स की पेमेंट हो सके। पीपीआईआरपी भी यही गोल है, मगर पीपीआईआरपी अलग कंपनियों के लिए बना है और सीआईआरपी अलग कंपनियों के लिए बना है। अभी मैं तुम्हारे को बताऊंगा पीपीआईआरपी किन कंपनियों के लिए बना है, ये सारी कंपनियों के लिए नहीं है, और सीआईआरपी अलग कंपनियों के लिए। मगर हमने उससे पहले ये समझा कि सीआईआरपी की जो एप्लीकेशन लगती है वो तब लगती है अगर आप किसी कंपनी के सीआईआरपी की एप्लीकेशन लाना चाहते हो तो डिफॉल्ट का अमाउंट कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन कब लगती है, जब डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख और मोर होगा। तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए। और अच्छा, इसके लिए जो कंपनी एक्ट में है वो, इसके लिए आईबीसी में एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया, चैप्टर 3A। क्या इंसर्ट किया गया, चैप्टर 3A इंसर्ट किया गया नया, तुम्हें दिख भी रहा होगा यहाँ पे, चैप्टर 3A। ए मतलब अमेंडमेंट, बाद में आया ना ए, यहाँ पे ए का मतलब अमेंडमेंट का नहीं आता, ऐसे चैप्टर 3B भी दिख सकता है, 3C भी दिख सकता है किसी किसी लॉ में। तो मेरे कहने से जब भी ऐसे कैपिटल में दिखे ना तो समझ जाना कि वो बाद में आया है। वो जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 वो तो ओरिजिनली एक्ट में थे, लेकिन 3 के बाद 3A जो लाया गया तो वो अमेंडमेंट होती है। तो ये अमेंडमेंट है, बाद में आया। कब आया, 4/4/2021 को। ये लिमिट बताई गई है। वैसे इफेक्टिव कब से हुआ, वो 9/4/2021। अभी मैंने ऊपर बताया था कि इफेक्टिव कब से हुआ था, 9/4/2021 से। मैंने बताया था ना पीपीआईआरपी की इफेक्टिव डेट क्या थी, 9/4/2021 बताई थी मैंने तुम्हारे को अभी, ये भी। लेकिन आया कब का, 4/4/2021 को, इफेक्टिव तब से हुआ। अभी हम समझ क्या रहे थे, हाँ, तो मान लो अगर डिफॉल्ट का अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए है, और तो ये कंपनी कौन हो गई, कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर, ये कंपनी हो गई कॉर्पोरेट डेटर। अब क्या हुआ, पर ध्यान से सुनना। अब ये अगर मान लो ये कंपनी अनएबल टू पे हो जाती है, तो इसमें समझने वाली चीज पता है क्या है, तो अब आपको पता है इस कंपनी के अगेंस्ट पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। किसकी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, पीपीआईआरपी की। तो समझने वाली चीज ये कि पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन ओनली कौन लगा सकता है, पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन ये कंपनी खुद लगा सकती है, और कोई नहीं लगा सकता। मतलब कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर इसके अगेंस्ट पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा सकता है। समझने वाली चीज है, अभी आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। लेकिन सीआईआरपी की एप्लीकेशन आपको पता है कौन कौन लगा सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी लगा सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी लगा सकता है, और वो कंपनी खुद भी लगा सकती है। तो पीपीआईआरपी की जो एप्लीकेशन है एनसीएलटी के पास ओनली कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता है। एप्लीकेशन टू एनसीएलटी कौन लगा सकता है, ओनली कॉर्पोरेट डेटर। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, कि मतलब वो कंपनी अपनी खुद ही पीपीआईआरपी करवाना चाहे तो करवा सकती है। और पीपीआईआरपी कब होगी, जब डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे लिखो सीआईआरपी की जो एप्लीकेशन है, सीआईआरपी की एप्लीकेशन जो एनसीएलटी को लगाई जाती है वो कौन लगा सकता है, वो आपको पता है फाइनेंशियल क्रेडिटर भी लगा सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी लगा सकता है, और कॉर्पोरेट डेटर भी लगा सकता है। कोई भी लगा सकता है। और ये किन किन सेक्शनों में लगती है आपको पता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर अभी ऊपर मैंने तुम्हारे को बताया, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाना चाहता है किसी कंपनी के अगेंस्ट, तो वो किस सेक्शन में लगाएगा, सेक्शन 10 में, सेक्शन 7 में, ये लिखी थी फाइनेंशियल क्रेडिटर की। ऑपरेशनल क्रेडिटर लगाना चाहता है किसमें लगाएगा, 8 और 9 में। और कॉर्पोरेट अपने लिए खुद सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाना चाहता है रिलेटेड टू सीआईआरपी, तो वो किस में लगाएगा, सेक्शन 10 में।
किस में लगाएगा? सेक्शन 10 में। बात समझ आ गई? तो ये फर्क है किस में? CIRP में और PPIRP में। अच्छा, अब बात करते हैं कि CIRP लगता किस पे और PPIRP किस पे लगता है। CIRP की एप्लीकेबिलिटी किन कंपनियों पे है? CIRP लगता है एप्लीकेबल है PPIRP का जो प्रोसेस है, PPIRP जो एप्लीकेबल है ओनली ऑन MSMEs, ओनली ऑन MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये कौन होती है मैं तुम्हारे को बताऊंगा। MSME क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। MSME की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा पूरी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड जो CIRP की एप्लीकेशन होती है वो किसके लिए किधर लगती है? CIRP की एप्लीकेशन जो बनाया गया है जनरली, मैं जनरली क्यों लिख रहा हूं उसकी सेंस बताऊंगा। जनरली फॉर अदर देन MSMEs। अच्छा, मैं जनरली फॉर अदर देन MSME क्यों बोल रहा हूं कि MSME के अगर कोई MSME है तो उसके अगेंस्ट भी CIRP की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। वैसे तो जो PPIRP का प्रोसेस है वो लाया ही खाली किसके लिए? MSME के लिए। और CIRP का प्रोसेस किसके लिए था? अदर देन MSME के लिए। लेकिन CIRP की भी एप्लीकेशन MSME के लिए भी लगाई जा सकती है, अभी पढ़वाऊंगा, इसलिए मैंने यहां पे जनरली लिखा है, लेकिन यहां पे मैंने ओनली लिखा है कि PPI प्रोसेस लाया ही खाली किसके लिए? MSME के लिए। PPIRP में दूसरी कंपनियां नहीं आती हैं, लेकिन CIRP में MSME भी आ सकती है और दूसरी भी आ सकती है, लेकिन जनरली ये अदर देन MSME के लिए और वो ओनली MSME के लिए। बट मैं लिख देता हूं, बट इन एक्सेप्शनल केसेस it is for MSMEs also। तो अभी मोटा मोटा डिफरेंस समझ आ रहा है। जो CIRP में काम हो रहा है, किसी कंपनी को रिवाइव करवाने की कोशिश की जा रही है, उसके पैरों पर खड़ा कराने की कोशिश की जा रही है, खड़ी हो गई तो वेल एंड गुड, वरना से बंद कर दिया जाएगा, वही PPIRP में भी होगा। बस फर्क क्या था कि पहली बात तो ये कि CIRP कब लगती है? जब डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, किसी कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा करा है। और PPIRP कब लगती है? जब किसी कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट 10 लाख या उससे ज्यादा का करा है। तो ये 10 लाख उससे ज्यादा भी लगती है और वो 1 करोड़ से ज्यादा भी लगती है। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि PPIRP का प्रोसेस लगता ही खाली किसके ऊपर? MSME के ऊपर। और CIRP की एप्लीकेशन जनरली अदर देन MSME के लिए होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में PPIRP की एप्लीकेशन MSMEs के लिए भी होती है। तो अब पहले हमारे को समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि MSME होती क्या है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हम पढ़ रहे हैं, हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज किसको मानेंगे? एक्चुअल में ना तुम्हारे ना यहाँ पे डेफिनेशन दी नहीं हुई है, तुम्हारे इस लॉ में डेफिनेशन दी नहीं हुई है, मतलब तुम्हारे स्टडी मैट में डेफिनेशन दी नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे को लिखवा रहा हूं, लिख लो वो डेफिनेशन MSME की। ठीक है, लिखवाऊं सीधा MCA की साइड, वो MSME की साइड पे ले जाऊं? देखता हूं वहीं से दिख जाए तो बेटर है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्हीं की साइट पे गए तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसको मानेंगे अभी तो मैं लिखवा देता हूं। यहां दिख रहा है, ऊपर जाना पड़ेगा। व्हाट्स MSME, व्हाट इज MSME? ये रही MSME की डेफिनेशन। ये नई डेफिनेशन है, पहले इससे पहले जुलाई 2020 से पहले कम होती थी, ये रिवाइज करी गई है लिमिट को। तो अब मैं तुम्हारे को लिखवा रहा हूं, मैं साथ साथ लिख रहा हूं, तुम इसे लिख लो अपने नोट्स में ताकि बाद में भूल ना जाओ। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखवा रहा हूं। हेडिंग डालो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये PPIRP का प्रोसेस खाली किन के लिए है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो इसका मतलब ये है, अब पहले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज समझते हैं, फिर इसको और एग्जांपल देके और क्लियर कर दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा।
तुम सोचो कि अभी तक मैंने तुम्हारे को पीपीआईआरबी के प्रोविजन पढ़ाने स्टार्ट नहीं करे हैं। एक्चुअली मैं तो अभी प्रोविजन में पढ़ा ही नहीं रहा। अभी तो तुम्हारे को मैं समझा रहा हूं कि पीपीआईआरबी लगता किस पे है, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं। एक बार ये सब चीजें दिमाग में बैठ जाए फिर तो प्रोविजन तो लाइन बाय लाइन पढ़ाने, फिर तो जल्दी जल्दी पढ़ाता चले जाऊंगा मैं। तो पहले हम लिखो माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होती है। माइक्रो एंटरप्राइज, पहले माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोल रहे हैं? अच्छा, एंटरप्राइज एक वाइडर टर्म है। एंटरप्राइज एक वाइडर टर्म है। एंटरप्राइज में कंपनी आ सकती है, एलएलपी आ सकती है, पार्टनरशिप फर्म आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो एंटरप्राइज एक वाइडर टर्म है। तो अब वो क्या कह रहा है, माइक्रो के अंदर अगर किसी कंपनी, मैं तो यहाँ पे हमारा फोकस कंपनी में, तो इसलिए मैं कंपनी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ एंटरप्राइज एक वाइडर टर्म है। एंटरप्राइज में खाली कंपनी नहीं आती, एंटरप्राइज में कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी सब कुछ आता है। मैं यहाँ पे कंपनी फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितनी है, इज नॉट मोर देन 1 करोड़। नॉट मोर देन 1 करोड़ का मतलब है इज लेस देन 1 करोड़, ऐसे लिख देते हैं ना, लेस देन 1 करोड़ एंड सेकेंड कंडीशन, जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 5 करोड़। नॉट मोर देन इस, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दो यार, नॉट मोर देन 1 करोड़ है तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं 1 करोड़ और लेस, एग्जैक्ट 1 भी तो कवर हो जाएगा। लेस देन 1 करोड़ की जगह लिखो इज 1 करोड़ और लेस, इज 1 करोड़ और लेस, मतलब 1 करोड़ या उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं है। एंड जो टर्नओवर है उसका, जो पूरे साल की सेल्स है वो कितनी है, एंड एनुअल टर्नओवर इज 5 करोड़ और लेस। 5 करोड़, ये रुपीस लगा दो यार इसके आगे, $5 करोड़ और लेस, तो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। तो एक माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? माइक्रो मतलब बहुत छोटी, जिसने अपनी पूरी फैक्ट्री के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की है वो 1 करोड़ या उससे कम की है, और उसका जो ओवरऑल में एंड दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, और ओवरऑल में जो उसका पूरे साल का टर्नओवर है, जो जितना भी माल बेचती है वो 5 करोड़ या उससे कम है, तो वो कौन सी एंटरप्राइज कहलाएगी? माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। और मैंने बताया एंटरप्राइज में कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म सब आती है, लेकिन मैं यहाँ पे कंपनी पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे को कंपनी के हिसाब से टॉपिक समझा रहा हूँ, लेकिन आती सब है, ये सब पे लग रहा है। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब सब पे लग रहा है। नेक्स्ट आती है माइक्रो के बाद स्मॉल एंटरप्राइज। अब कौन सी आती है? स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी है? अब जरा देखो, लिखो। अच्छा मैं तुम्हें लिखवा भी देता हूं कि ये डेट कब से है, ये डेट कब से इफेक्टिव हुई है? अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम, ये पहले ये लिमिट अलग हुआ करती थी, अमेंडमेंट हुई है, लिमिट के अंदर चेंज हुई है। विद इफेक्ट फ्रॉम कब आई है? 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई। अच्छा आपको समझ आ रहा होगा, कोरोना आया था मार्च 2020 में, तो ये भी कोरोना की देन है, ये भी कोरोना की देन है। कोरोना की वजह से लिमिट को रिवाइज किया गया था। पहले लिमिट बहुत कम हुआ करती थी, बाद में बढ़ाई गई। अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। अब पहले स्मॉल एंटरप्राइज लिख लेते हैं, कौन सी होती है? लिखो, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट
कितनी है, इज नॉट मोर देन, ऐसे नॉट मोर देन 10 करोड़ लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज 10 करोड़ और लेस, 10 करोड़ और लेस, एंड एनुअल टर्नओवर कितना है, एनुअल टर्नओवर कितना है, टर्नओवर कितना है, नॉट मोर देन 50 करोड़, इज रुपीज 50 करोड़ और लेस, 50 करोड़ और लेस, तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी। तो स्मॉल एंटरप्राइज एक ऐसी एंटरप्राइज है जिसने, अच्छा एक चीज तो क्लियर है ना, 1 करोड़ तक तो क्या मानते हैं हम, 1 करोड़ तक माइक्रो मानते हैं, तो स्मॉल एंटरप्राइज एक ऐसी एंटरप्राइज होगी जिसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होगी लेकिन 10 करोड़ तक होगी, और जिसका टर्नओवर यहां पे उसमें 5 करोड़ तक था मैक्सिमम टर्नओवर, तो स्मॉल एंटरप्राइज वो होगी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा लेकिन 50 करोड़ तक होगा, 50 करोड़ तक होगा, तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी। अब तीसरी आती है कौन सी, मीडियम एंटरप्राइज, तो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब तीसरी समझते हैं मीडियम एंटरप्राइज। तो इसके अलावा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो हम पढ़ेंगे इन्हीं के ऊपर क्या लगेगा, PPIRP का प्रोसेस लगेगा। तो बच्चा कहता है कि सर इनके अलावा जो बच गई कंपनियां वो कौन सी हो गई, वो तो लार्ज हो गई ना, फिर वो कौन सी हो गई, लार्ज एंटरप्राइज, तो उनके लिए क्या है, CIRP, तो उनके लिए क्या है, CIRP। तो समझ आ गया, तो PPIRP किनके लिए, MSME के लिए, लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए कौन सा है, CIRP का प्रोसेस है। इसलिए मैंने बोला ना अदर देन MSME, अदर देन MSME मतलब कौन सी हो गई, लार्ज एंटरप्राइजेस जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए कौन सा प्रोसेस है, CIRP का प्रोसेस, इसलिए वहां पे डिफॉल्ट का अमाउंट भी ज्यादा है, और जो छोटी कंपनी उनके लिए कौन सा प्रोसेस है, PPIRP का प्रोसेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अब मीडियम एंटरप्राइज देखते हैं कौन सी, लिखो, और तुम्हें भी याद भी करवा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें याद करने में, बताता हूं कैसे, इसकी ट्रिक है बहुत बढ़िया। मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, अब ये मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं जरा लिखो, जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कितनी है, अच्छा ये और इक्विपमेंट है, मैंने एंड लिख दिया हर जगह, फर्क नहीं पड़ता उससे कोई, खैर अच्छा सॉरी ऊपर तो एंड ही रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी में ये यहाँ पे जो एंड है ना ये और होगा, ये क्या होगा, और इक्विपमेंट, और यहाँ पे भी ये फिर वापस एंड इक्विपमेंट की जगह क्या होगा, और इक्विपमेंट, और फिर यहाँ पे भी, अब तीसरी तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, मीडियम एंटरप्राइज तो मैं अब आपको लिखवा ही रहा हूँ, 1 मिनट रुको, इसको लिखते हैं। अब मीडियम एंटरप्राइज पढ़ते हैं क्या है, देखो कहता है जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन प्लांट एंड मशीनरी इज, मशीनरी और इक्विपमेंट इज कितनी है, नॉट मोर देन 50 करोड़, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इज रुपीज 50 करोड़ और लेस, एंड जिसका टर्नओवर कितना है, नॉट मोर देन 200 करोड़, एंड जिसका एनुअल टर्नओवर कितना है, इज रुपीस 250 करोड़ और लेस, तो वो क्या कहलाएगी, मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। अच्छा जो इससे बच गई, जिनका 250 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर, वो सब कौन सी हो गई, लार्ज, तो उनके लिए फिर क्या चलेगा, उनके लिए PPIRP का प्रोसेस नहीं लगेगा, उनके लिए CIRP होगी, उन कंपनियों की क्या होगी, CIRP। अब तुम समझो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। तो पहले माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए ना क्या करो, इसकी लिमिट को याद करने का एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, तुम सिर्फ ऊपर वाली लिमिट याद कर लो, जैसे कि इसकी इन्वेस्टमेंट, माइक्रो की इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में, स्मॉल की कितनी होती है 10 करोड़, और मीडियम की कितनी होती है 50 करोड़।
जो इसका टर्नओवर है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। जैसे 1 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 5 करोड़, तो नीचे आ गया 5 करोड़। 10 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 50 करोड़, तो नीचे आ गया 50 करोड़। 50 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 250 करोड़, तो नीचे आ गया 250 करोड़। समझ आ गई बात? तो ये कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बाय 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 है। ऊपर की 3 लिमिट याद कर लो, नीचे वाली ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, इंटू में 5 कर देना। तो इसका मतलब ये हो गई 1 इंटू 5, तो ये हो गई आपकी 1 इंटू 5, तो ये 5 करोड़ आ गई। ऊपर थी 10, तो 10 इंटू में 5 ये हो गई 50, और ये वाली कितनी थी 50, तो 50 इंटू में 5 कितनी हो गई 250। तो ये ऐसे निकली है, नीचे वाली टर्नओवर की लिमिट ऐसे निकली है 5 गुना उसका 5 टाइम्स। सिंपल। तो क्या क्या याद करोगे 1 10 50, 1 10 50 कि माइक्रो की जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी 1 करोड़ मैक्सिमम। मीडियम की नहीं स्मॉल की कितनी होगी 10 करोड़ मैक्सिमम, और मीडियम की कितनी होगी 50 करोड़ मैक्सिमम। और इनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, अब उनके मल्टीप्लाई कर दो 5 से, उधर 1 था तो मैक्सिमम, तो उसका इंटू में 5 करोड़, 5 करोड़ उसका टर्नओवर मैक्सिमम होगा। नीचे वाली का स्मॉल वाली का 10 करोड़ मैक्सिमम प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, उसका टर्नओवर कितना होगा मैक्सिमम 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज का मैक्सिमम जो प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट थी वो 50 करोड़ थी, तो उसका टर्नओवर कितना होगा 50 इंटू में 5 250 करोड़। ये रहा, तो इस तरीके से बन गया। तो समझ आया कैसे बनी है? तो ये हो गई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्हें हम बोलते हैं एमएसएमई, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं एमएसएमई। और इसमें एंटरप्राइज में कंपनी एलएलपी सब आती है, हमारा फोकस अभी कंपनी पे है। अब तुम्हें समझना क्या था कि जब हम बोल रहे थे कि पीपीआईआरपी का प्रोसेस किस पे लगता है, खाली एमएसएमई पे लगता है, तो आपको समझ आ गया कि एमएसएमई क्या होती है। और जो सीआईआरपी का प्रोसेस है वो किस पे लगता है अदर देन एमएसएमई, मतलब किस पे, लार्ज एंटरप्राइजेस पे, क्योंकि इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कवर करना, लार्ज कवर नहीं है, तो वो इन पे लगता है। मगर कुछ केसेस में एमएसएमई पे भी लगता है, वो मैं आगे बताऊंगा। अब तुम समझो, अब तुम्हारा कुछ माइंड गेम करवाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सोच के बताना। अच्छा, साथ में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पीपीआईआरपी में 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वो एमएसएमई पे लगता है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। तो अब बड़े ध्यान से सुनना। केस 1 सोच के बताना, सोच के बताना, पक्का पक्का पक्का, माइंड गेम है, माइंड गेम। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक बैंक है, बैंक ने इसको 5 लाख का लोन दिया, 5 लाख का लोन दिया, और ये है कॉर्पोरेट डेटर, और ये है फाइनेंशियल क्रेडिटर। और ये जो कंपनी है ना, और ये जो कंपनी है ना एक्स लिमिटेड, ये एमएसएमई है। अब एमएसएमई है तो इसका समझ आता होगा कि ये इनमें से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रही है, या तो ये माइक्रो है या स्मॉल है मीडियम है, या तो इसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या इसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या इसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है। मतलब ये इनमें से किसी एक क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, ये एमएसएमई है। ये क्या है? एमएसएमई। तो पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, एमएसएमई है। लेकिन मान लो कल को ये डिफॉल्ट कर देती है पेमेंट का, तो हमारा एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, कौन सा वाला, की एमएसएमई है। लेकिन डिफॉल्ट जो पेमेंट है वो कितने की है? 5 लाख की। और अभी आपने पढ़ा कि पीपीआईआरपी का प्रोसेस कब लगेगा? जब मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए? 10 लाख होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा कि 10 लाख होना चाहिए मिनिमम अमाउंट, डिफॉल्ट का 10 लाख। तो क्या पीपीआईआरपी होगी इस कंपनी की? क्या ये कंपनी अपनी पीपीआईआरपी करवा सकती है? तो पीपीआईआरपी नॉट अलाउड, पीपीआईआरपी नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? लॉजिक समझ आ गया? बिकॉज डिफॉल्ट का अमाउंट, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज लेस देन 10 लाख, इज लेस देन रुपीज 10 लाख। तो पीपीआईआरपी नहीं हो सकती। सीआईआरपी तो इसकी वैसे ही नहीं हो सकती, भूल जाओ। सीआईआरपी तो वैसे भी कब होती है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा पे, तो वो तो भूल ही जाओ। केस 2, केस 2, केस 2, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ध्यान से सुनना, सॉरी, एक एसबीआई बैंक है, और एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ना, ये अदर देन एमएसएमई है, ये एमएसएमई नहीं है। मतलब एक लार्ज एंटरप्राइज है, दैट इज क्या है? लार्ज एंटरप्राइज है, बड़ी कंपनी है। मान लो एसबीआई बैंक ने इसको 15 लाख रुपए का लोन दिया था, 15 लाख का
लोन दिया था। तो एसबीआई बैंक कौन हो गया? फाइनेंशियल क्रेडिटर। और ये कंपनी कौन हो गई? कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर। मान लो इस कंपनी ने 15 लाख रुपए का डिफॉल्ट कर दिया। मान लो इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया 15 लाख का। क्या अब ये एसबीआई बैंक इस कंपनी के अगेंस्ट पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा सकता है? ये कंपनी खुद लगा सकती है? नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? ना तो ये पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा सकती है, ना ये सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा सकती है। क्यों नहीं लगा सकती? पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाने के लिए एमएसएमई होनी जरूरी थी। यहां पे देखा जाए तो डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये एमएसएमई नहीं है। बात ही खत्म हो गई। जिसकी पीपीआईआरपी तो हो सकती है, क्योंकि पीपीआईआरपी खाली किसकी होती है? एमएसएमई की। क्या इस कंपनी की सीआईआरपी हो सकती है? अब सीआईआरपी कब होती? क्योंकि अदर देन एमएसएमई है तो सीआईआरपी तो हो सकती है, लेकिन डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ होना चाहिए था। डिफॉल्ट का अमाउंट खाली 15 लाख है, तो इस कंपनी की सीआईआरपी भी नहीं होगी और पीपीआईआरपी भी नहीं होगी। समझ आ गई बात? दोनों ही नहीं होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस फाइनेंशियल क्रेडिटर को इस कंपनी से रिकवरी करनी है तो वो नॉर्मल सिविल सूट फाइल करके, केस फाइल करके रिकवर कर ले, नॉर्मल सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, मगर वो इस एक्ट में नहीं आ सकता, केस नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। केस 3, सारे केस बनवाता जा रहा हूं ताकि तुम्हारा ना ढक्कन खुल जाए दिमाग के पूरे। अच्छा, ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, लिख के दे रहा हूं। आधे टीचर भी इस वीडियो को देख के पढ़ाना शुरू करेंगे अगली क्लास से। आधे टीचरों की वीडियो ना मेरी वीडियो आने के बाद जब आएगी तो मिला लेना कि यहां से कॉपी है या नहीं है। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, चलो बच्चों को तो मैं सिखा ही रहा हूं, टीचर भी देख के कॉपी करेंगे इसको। बेचारों को पता ही नहीं होगा कितना एनालिसिस करना है, इसको ऐसे करना। अभी तो अभी चल रहे हैं, अभी तो हमारा कुछ खत्म ही नहीं हो। मेरे को पता ही नहीं मेरा पीपीआई पे कितने घंटे में खत्म कराऊंगा। अभी तक तो प्रोविजन पढ़ाने शुरू ही नहीं करे बुक से, अभी तो एनालिसिस ही नहीं खत्म होने का नाम ले रहा। पता नहीं मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूं, लेकिन मेरे को लगता है जरूरी बहुत है। केस 3, केस 3, मान लो ये एसबीआई बैंक है, इसने एक्स लिमिटेड को लोन दिया है 20 लाख रुपए का। और ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये एमएसएमई है। क्या है? एमएसएमई है। और जब इसने जो लोन दिया है ये हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये एक्स लिमिटेड कौन हो गई? कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर। अब मान लो ये जो एक्स लिमिटेड है ये डिफॉल्ट कर देती है, पेमेंट का डिफॉल्ट कर देती है, तो क्या अभी एक्स लिमिटेड, आपको पता है क्योंकि पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन कोई और तो लगा नहीं सकता, खुद ही लगाती है, तो क्या ये अपनी पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा सकती है? खुद ही लगा सकती है। यस, क्यों लगा सकती है? क्योंकि डिफॉल्ट का अमाउंट भी 10 लाख से ज्यादा है और ये एमएसएमई भी है, दोनों चीजें पूरी हो रही हैं। क्योंकि इसके यहाँ पे अब यहाँ पे पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, लग सकती है। क्यों? बिकॉज क्राइटेरिया 1 ये एमएसएमई होनी चाहिए, वो है। क्राइटेरिया 2 डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम 10 लाख होना चाहिए, वो भी है। दोनों चीजें पूरी हो रही हैं तो अब इस कंपनी की पीपीआईआरपी हो सकती है इस एक्ट के अंदर। ठीक है ना? समझ आ गई ना? पक्का पक्का। ये 3 केस बनवाए, पल्ले पड़ गया? हाँ भाई गांव वालों, सीआईआरपी क्या होता है, एमएसएमई क्या होता है, पीपीआईआरपी क्या होता है, सब समझ आ गया। अभी और भी बनवाने जा रहा हूँ, कुछ और चीज करवाने जा रहा हूँ, अभी रुक जाओ। यहां तक लिखा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आओ, अब कुछ लिखवा रहा हूं, लिखते चलना। एनालिसिस, ये भी माइंड गेम है, ऊपर हेडिंग डालो माइंड गेम। दिमाग लगवा रहा हूं, तुम्हारा ढक्कन खुलवा रहा हूं। लिखो, लिखवा रहा हूं मैं। क्या मैंने बुक में बनाया था वो, तो मैं अपनी बुक से लिख रहा हूं, तुम लिखते जाना। लिखो, मान लो
एक एमएसएमई है, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं फिर पूछना शुरू करूंगा। और ये कॉर्पोरेट डेटर है। क्या है? कॉर्पोरेट डेटर। आपको पता है जब एमएसएमई कॉर्पोरेट डेटर होगी तभी उसकी पीपीआईआरपी होगी। आपने देखा कि जैसे हमारे एग्जांपल में एमएसएमई थी और ये कॉर्पोरेट डेटर थी और डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा का था, तो ये अपनी पीपीआईआरपी खुद करवा सकती है। आपने देखा, तो अब उसी से जोड़ रहे हैं। मान लो एक क्या है, एक एमएसएमई है और ये क्या है, कॉर्पोरेट डेटर है। अब 3 सिचुएशन बनवा रहा हूं। सिचुएशन 1, डिफॉल्ट इज लेस देन 10 लाख। डिफॉल्ट इज लेस देन ₹10 lakhs। एक एमएसएमई है और वो कॉर्पोरेट डेटर है और उसने डिफॉल्ट करा है और डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा है, और सॉरी लेस देन 10 लाख है, 10 लाख से कम है। क्या इस कंपनी की पीपीआईआरपी हो सकती है? नहीं हो सकती। आपको पता है क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एमएसएमई तो होनी चाहिए, साथ में डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? लेस देन 10 लाख। नहीं हो सकती। क्या इस कंपनी की सीआईआरपी हो सकती है? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो 1 करोड़ पे लगता है। यहां तो अमाउंट डिफॉल्ट का कितना है? 10 लाख से भी कम है। तो क्या इसकी सीआईआरपी हो सकती है? सीआईआरपी भी नहीं हो सकती। ये सिचुएशन 1 थी। मैं खुद ही लिखवा रहा हूं, साथ साथ ही मैंने पूछना तुम्हारे से था, मैं लिखवाते जा रहा हूं। आंसर मैंने खुद ही दे दिया इसका। नेक्स्ट आती है सिचुएशन 2। सिचुएशन 2, वही एक एमएसएमई है, कॉर्पोरेट डेटर है। इसका जो डिफॉल्ट का अमाउंट है डिफॉल्ट जो है इज ₹10 lakhs और मोर बट लेस देन 1 करोड़। इसका अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट का, और लेकिन 1 करोड़ से कम है। अच्छा, तो खुद सोचो, अभी तुमने ऊपर पढ़ा, हमने 2 ही चीजें ध्यान देनी है पीपीआईआरपी करवाने के लिए। क्या ध्यान देनी है? दो चीजें। एक, पीपीआईआरपी करवाने के लिए क्या होनी चाहिए? वो एमएसएमई होनी चाहिए। दूसरा, डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। मैक्सिमम की तो कोई बात नहीं करी थी, मिनिमम कितना होना चाहिए? 10 लाख। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो तो दोनों ही क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। एक, एमएसएमई तो है ही, मैंने ऊपर हेडिंग डाली एमएसएमई है। दूसरा, डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए था मिनिमम, तो वो भी है। तो क्या अब इसकी पीपीआईआरपी हो सकती है? यस, पीपीआईआरपी हो सकती है, अलाउड है, यस हो सकती है। क्या इसकी सीआईआरपी हो सकती है? नहीं। सीआईआरपी तो लगती ही कब है? जब इसका डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होगा? 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो नहीं हो सकती। तीसरी कैटेगरी, सिचुएशन 3। डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ और मोर है। डिफॉल्ट इज ऑफ ₹1 करोड़ और मोर। एक एमएसएमई है और वो कंपनी है और डिफॉल्ट का अमाउंट कितना करा उसने? 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट करा है। क्या इसकी पीपीआईआरपी हो सकती है? यस, हो सकती है। क्यों हो सकती है? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि 2 चीजें पूरी होनी चाहिए पीपीआईआरपी करवाने के लिए। एक क्या होनी चाहिए कि वो एमएसएमई होनी चाहिए, एक वो एमएसएमई होनी चाहिए, दूसरा डिफॉल्ट अकाउंट मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। तो यहां तो दोनों चीजें पूरी हो रही हैं। एमएसएमई वो है ही, हमने ऊपर लिखा एमएसएमई है, और डिफॉल्ट अकाउंट मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। यहां तो 1 करोड़ है, तो इसका मतलब 10 लाख से ज्यादा ही है। तो क्या पीपीआईआरपी हो सकती है? क्या इस कंपनी की सीआईआरपी हो सकती है? यस, सीआईआरपी भी हो सकती है। इसका समझने वाली चीज ये है कि अब आपके पास चॉइस है कि अच्छा पीपीआईआरपी तो कौन करवा सकता है? ओनली कॉर्पोरेट डेटर। एक कंपनी की पीपीआईआरपी कौन करवा सकता है? ओनली कॉर्पोरेट डेटर। मगर समझने वाली चीज ये है कि सीआईआरपी कौन कौन करवा सकता है? कॉर्पोरेट डेटर भी करवा सकता है,
फाइनेंशियल क्रेडिटर भी करवा सकता है इस कंपनी की CIRP, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर भी करवा सकता है। इसका जो तुम्हारे को मैं ऊपर लिखवा रहा था, ऊपर क्या लिखवा रहा था अगर याद हो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो मैं ये पढ़ रहा था, तुम्हारे को ये पढ़वा रहा था, जब ऊपर डिफरेंस करवा रहा था मैं तुम्हारे लोगों को, कहां गए, उधर चलते हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे को ये टेबल बनवा रहा था, ये डिफरेंस बनवा रहा था, तो मैं तुम्हारे को ये दिखा रहा था कि जनरली CIRP की एप्लीकेशन अदर देन MSME के केस में लगती है। कि देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई एंटरप्राइज MSME है ही नहीं, अगर कोई MSME है ही नहीं और डिफॉल्ट का अमाउंट उसने 1 करोड़ से ज्यादा करा है, मतलब वो लार्ज एंटरप्राइज है और डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो हमेशा CIRP लगेगी, PPIRP में तो आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो MSME है और डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो PPIRP तो हो ही सकती है, क्योंकि PPIRP कब लगती है, जब MSME हो प्लस डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो। मैक्सिमम कितना हो तो वो तो कुछ बोला ही नहीं है, तो PPIRP तो हो ही सकती है। क्या CIRP भी हो सकती है? यस हो सकती है ना, क्योंकि पहली बात अल्टीमेटली है तो वो कंपनी, और दूसरी चीज डिफॉल्ट का अमाउंट कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा का, तो CIRP भी हो सकती है। तो उस MSME तो वो है, कहने को तो कंपनी है, वो MSME है, कहने को MSME लेकिन कंपनी है, तो उस कंपनी की CIRP भी हो सकती है और PPIRP भी हो सकती है। CIRP की हो सकती है कि डिफॉल्ट का अमाउंट, CIRP दो ही चीजों में लगती है, एक कंपनी होनी चाहिए, LLP होनी चाहिए, और डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। दो चीजें अगर पूरी हो रही है तो CIRP हो जाएगी, बात खत्म। तो मान लो अगर वो कंपनी MSME वाली कंपनी है और डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो उस कंपनी के अगेंस्ट CIRP भी हो सकती है और PPIRP भी हो सकती है, क्योंकि PPIRP के लिए 10 लाख की लिमिट चाहिए और MSME होनी चाहिए, दोनों चीजें पूरी हो रही है, MSME वही और 10 लाख की लिमिट भी है, तो आप उसकी या तो PPIRP करवा लो, PPIRP वो खुद करवाएगी कंपनी, और CIRP करवानी है अगर उस कंपनी की, तो आपके पास दो प्रोसेस हैं। CIRP के लिए 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। CIRP की एप्लीकेशन उसके उस कंपनी के अगेंस्ट कौन कौन लगा सकती है, वो कंपनी खुद भी लगा सकती है अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर भी उसके अगेंस्ट लगा सकता है, और 8 और 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर भी उसके अगेंस्ट लगा सकता है। तो तीसरी सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी, इसलिए तुम्हारे को मैंने ऊपर लिखवाया था ना कि जनरली तो ये अदर देन MSME के लिए, लार्ज एंटरप्राइज के लिए, तो ये लार्ज एंटरप्राइज में हम दो ही चीज देखते हैं। लार्ज एंटरप्राइज कौन सी होती होगी, जो MSME की डेफिनेशन में नहीं आ रही, बात खत्म। जो भी आपने MSME की डेफिनेशन पढ़ी जो इसमें नहीं आ रही, वो सब क्या है, लार्ज है। तो पहले तो वो लार्ज है, और दूसरी चीज डिफॉल्ट का अमाउंट अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो क्या होता है, जनरली क्या होती है, CIRP होती है, उनकी CIRP होती है। PPIRP का प्रोसेस तो लाया किसके लिए, MSME के लिए। दो चीजें ध्यान रखनी है, MSME और डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख है उससे ज्यादा का है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली चीज ये थी इस वाले केस के अंदर, जो मैंने तीसरी कैटेगरी बनवाई नीचे, कि यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मान लो एक कंपनी है X लिमिटेड, ये MSME है और इसने डिफॉल्ट करा है 2 करोड़ रुपए का, या डिफॉल्ट करा है 1 करोड़ का, ऐसे लिख लो 1 करोड़ का, और ये कॉर्पोरेट डेटर है। ये कंपनी कौन है, कॉर्पोरेट डेटर। तो देखा जाए तो ये कॉर्पोरेट डेटर है और कंपनी है। तो पहली बात तो ये कि CIRP के बारे में अगर सोचो तो CIRP कब लगता है, वो कंपनी है या LLP है, और वो कॉर्पोरेट डेटर, डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है। तो अगर तुम इसके ऊपर नॉर्मल CIRP करवाना चाहो तो क्या करवा सकते हो, करवा सकते हो, क्योंकि कंपनी है, दूसरी चीज ये कॉर्पोरेट डेटर है, और तीसरी चीज डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ है। ये क्या इसके अगेंस्ट PPIRP करवा सकते हो, PPIRP भी करवा सकते हो। क्यों करवा सकते हो, कि पहली बात एक कंपनी है MSME वाली, PPIRP के लिए MSME देखना जरूरी है। जब हम CIRP कराते हो तो हम MSME नहीं देखते, लेकिन PPIRP के लिए MSME देखनी जरूरी है, MSME आई। दूसरी चीज डिफॉल्ट अकाउंट मिनिमम 10 लाख होना चाहिए, यहाँ तो 1 करोड़ है। क्या दोनों चीजें पूरी हो रही है, तो इस कंपनी के केस में PPIRP भी हो सकती है, CIRP भी हो सकती है। तो इधर से आपको एक एनालिसिस सीखने को मिला कि जनरली तुम्हारे को मैं बता रहा था कि जनरली CIRP की एप्लीकेशन अदर देन MSME के केस में लगती है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो इस केस में इस MSME के केस में CIRP की एप्लीकेशन भी लग सकती है और PPIRP की भी लग सकती है, दोनों लग सकती हैं। अदरवाइज नॉर्मली CIRP का प्रोसेस अदर देन MSME पे लगता है, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस के अंदर CIRP का प्रोसेस जो है वो MSME पे भी लग सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से 1 करोड़ उससे ज्यादा का होना चाहिए, तो लग जाएगा। ठीक है जी, ये तुम्हारे को मैंने समझाना था। और मैंने तो ये बता दें कि कॉर्पोरेट डेटर PPIRP की एप्लीकेशन तो खाली कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता है, लेकिन इस कंपनी के अगेंस्ट CIRP अगर करवानी है तो कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ ना एक एनालिसिस करवा रहा हूं इस पॉइंट 3 के साथ, इसके साथ। अच्छा, CIRP हो या PPIRP हो, सिचुएशन 3 के ऊपर एक एनालिसिस है। CIRP हो या PPIRP हो, अल्टीमेटली एप्लीकेशन तो किसके पास लगेगी, NCLT के पास। NCLT के पास एप्लीकेशन लगेगी। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो एक कंपनी है X लिमिटेड
ये एमएसएमई है और इसने डिफॉल्ट करा है 2 करोड़ का, डिफॉल्ट करा है 2 करोड़ का। क्या इस कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी हो सकती है? यस हो सकती है, क्योंकि डिफॉल्ट सीआईआरपी देखने के लिए हमें 2 चीज देखनी होती है, वो कंपनी है। क्या डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है? यस है, तो सीआईआरपी तो हो ही सकती है। क्या इसके अगेंस्ट पीपीआईआरपी हो सकती है? पीपीआईआरपी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि एमएसएमई होनी चाहिए पीपीआईआरपी के लिए, यस है। डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, यस 2 करोड़ है, तो वो भी है। दोनों चीजें हो रही हैं, हो सकती है। मान लो इस कंपनी ने और ये कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट डेटर है। ये कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर। और मान लो इस कंपनी ने एप्लीकेशन लगा दी खुद ही पीपीआईआरपी की, किसके पास? एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा दी कि हम अपनी पीपीआईआरपी करवाना चाहते हैं। इस कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई है पीपीआईआरपी की। मान लो वो एप्लीकेशन जिसने लगाई है ना, वो अभी पेंडिंग है। ये एप्लीकेशन जो है अभी पेंडिंग है, इसका अभी जजमेंट आई नहीं है, अभी जज ने वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करा है। जब तक ये एप्लीकेशन पेंडिंग थी ना, इसी दौरान क्या हुआ? मान लो इसी कंपनी के एक कंपनी है वाई लिमिटेड। ये कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इसने इसको क्या दिया था? लोन दिया था एक्स लिमिटेड को, इस ऊपर वाली कंपनी को लोन दिया था। फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, इसने इसको लोन दिया था। इस दौरान जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग थी, इस कंपनी ने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा दी अंडर सेक्शन 7 रिलेटेड टू सीआईआरपी। इसने सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा दी ऑफ एक्स लिमिटेड। तो अब समझने वाली चीज क्या है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने खुद अपने लिए पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाई हुई है और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग थी। अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो गया रिजेक्ट हो गया। अभी एनसीएलटी ने एक्सेप्ट भी नहीं करी, रिजेक्ट भी नहीं करी, अभी वो पेंडिंग है। लेकिन जब तक वो पेंडिंग थी, उसी दौरान क्या हुआ? बीच में कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर मुंह उठाकर पहुंच गया और इस कंपनी के अगेंस्ट उसने सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा दी। क्या इसने सही करा? क्या ये लगा सकता था? लगा सकता था। आपने अभी पढ़ा कि अगर डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है और वो कंपनी है, तो उसके अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन लग सकती है। और सीआईआरपी की एप्लीकेशन तो कोई भी लगा सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इसने सीआईआरपी की एप्लीकेशन भी लगा दी, तो उसकी पीपीआईआरपी की ऑलरेडी लगी, इसने सीआईआरपी की लगा दी। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि जज कौन सी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, पीपीआईआरपी की या सीआईआरपी? क्योंकि प्रोसेस तो एक ही चलेगा, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है। भले ही सीआईआरपी करवाओ या पीपीआईआरपी कराओ, ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, उस कंपनी को उसके पैरों पे खड़ा करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोसेस चलेगा, सीआईआरपी, पीपीआईआरपी? जज कौन सी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, सीआईआरपी के पीपीआईआरपी की? तो जज ये कहता है, सुनना पड़े ध्यान से, इसी एक्ट का एक सेक्शन 11A है, सेक्शन 11A। ये मैंने तुम्हारे को छुड़वा दिया था, तुम्हारे को बुक में दिखा भी देता हूं। सेक्शन 11A है, मैंने तुम्हारे को छुड़वा दिया था। मैंने तुम्हारे को बोला था कि जब मैं पीपीआईआरपी करवाऊंगा तब तुम्हारे को साथ में पढ़वाऊंगा। ये रहा सेक्शन 11A, इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 4/4/2021, सेक्शन 11A। ये तुम्हारे को मैंने छुड़वा दिया था वाला पैराग्राफ, ये बोल के कि मैं बाद में करवाऊंगा। तो सेक्शन 11A से कनेक्शन है इसका। सेक्शन 11A ये बोलता है कि अगर पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन एनसीएलटी के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है और बीनवाइल किसी ने सीआईआरपी की एप्लीकेशन भी लगा दी, तो उस केस में जज क्या करेगा? पहले वो सीआईआरपी की एप्लीकेशन को साइड रख देगा, पहले वो पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को ही कंसीडर करेगा। कंसीडर करने वाला क्या है? वो पीपीआईआरपी को देखेगा कि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। अगर उसने पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो सीआईआरपी की तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। अगर उसने पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो अब वो सीआईआरपी की एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा। इसका मतलब पहली कैटेगरी क्या बन गई कि हमने जो यहां पे समझा, तो इसमें हमने समझना क्या, तुम अपने वर्डिंग में इसको लिख सकते हो अपने नोट्स के अंदर, कि कैटेगरी क्या थी कि किसी कंपनी के अगेंस्ट, किसी एमएसएमई के अगेंस्ट उसने पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन ऑलरेडी लगाई हुई है, उसने अपनी पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन ऑलरेडी लगाई हुई है और अभी उस एप्लीकेशन को ना एक्सेप्ट किया गया था, रिजेक्ट किया गया था, और मीनवाइल किसी दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने उसके अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा दी। तो सेम कंपनी के अगेंस्ट पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन भी लगी हुई है, उसने खुद लगाई है, और किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर उसके अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा दी। तो कौन सी एक्सेप्ट होगी? तो मैंने तुम्हारे को बता दिया कि जज पहली प्रायोरिटी पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को देगा और देखेगा कि इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। अगर वो पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो बात ही खत्म, सीआईआरपी वाली ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, जज उसको रिजेक्ट कर देता है, तो अब वो जो सीआईआरपी की एप्लीकेशन इसने लगाई थी, अब वो इसको कंसीडर करेगा। समझ आ गई? एक केस 1 बनता है, एक केस ये बनता है। उल्टा हो जाए, मान लो किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने पहले एप्लीकेशन लगाई है, स्टेप 1 ये हो जाए, पहले इसने लगा दी थी सीआईआरपी की एप्लीकेशन,
और बाद में स्टेप 2 इसको बना देते हैं। इन्होंने बाद में लगाई है, ये उल्टा कर दिया मैंने। पहले वाले केस में हमने ये पढ़ा था कि CIRP की एप्लीकेशन पहले PPIRP की लग चुकी थी और CIRP की पेंडिंग थी, मैंने तुम्हारे को पहले ये बताया था, और किसी ने CIRP की लगा दी बीच में ही। तो उस केस में मैंने तुम्हारे को बताया क्या होगा। उस केस के अंदर जज PPIRP को फोकस करेगा, CIRP को फोकस नहीं करेगा। पहले वो PPIRP को देखेगा एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। अगर PPIRP को एक्सेप्ट कर लेगा तो बात ही खत्म, तो CIRP की ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर PPIRP को रिजेक्ट कर दे तो वो CIRP को कंसीडर करेगा। केस 2 ये है, मान लो किसी ने CIRP की एप्लीकेशन पहले से लगा दी थी उस कंपनी के अगेंस्ट और बीच में किसी ने किसकी डाल दी, PPIRP की डाल दी। तो स्टेप 1 ये हो गया कि मान लो किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने NCLT पे इस कंपनी के अगेंस्ट CIRP की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन बाद में इस कंपनी ने खुद अपने लिए किस चीज की एप्लीकेशन लगा दी, PPIRP की। तो अब CIRP की पहले से लगी हुई है, PPIRP की बाद में आई है। तो जज कहता है कि भाई अब अगर PPIRP की आ गई तो हम पहला फोकस अब PPIRP को देंगे, CIRP को अभी भी साइड कर देंगे। तो ले देंगे, एक चीज समझो कि पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हमेशा PPIRP की एप्लीकेशन को मिलेगी, CIRP को नहीं मिलेगी। तो अब CIRP की एप्लीकेशन को साइड कर दिया जाएगा, अभी भी पहला फोकस किसको मिलेगा, PPIRP को ही मिलेगा। तो अब अगर जज ने PPIRP की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो वेल एंड गुड, अगर एक्सेप्ट नहीं करी तो वापस वो जो पहले की एप्लीकेशन लगी हुई है CIRP की उसी को कंसीडर करेगा। ये सेकंड केस है। केस 3, मान लो किसी बंदे ने CIRP की एप्लीकेशन लगाई थी और वो एक्सेप्ट पहले ही हो गई, वो एक्सेप्ट हो चुकी है, मतलब बीच में अभी यहां तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि CIRP की एप्लीकेशन लगाई इस बंदे ने, अभी एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ नहीं हुई, बीच में किसी और ने PPIRP की लगा दी, तो उस केस में जज PPIRP को पहले कंसीडर कर रहा है। लेकिन मेरा कहने की सेंस ये है कि मान लो किसी ने CIRP की एप्लीकेशन लगाई थी उस कंपनी के अगेंस्ट और वो एक्सेप्ट हो गई, NCLT ने एक्सेप्ट कर ली, तो एक बार वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो अब अगर आप PPIRP की एप्लीकेशन बीच में लगाओगे भी तो कंसीडर नहीं होगा, वो CIRP ही चलेगा, अब वो CIRP ही चलेगा। तो मैं 3 सिचुएशंस हैं उनको सम अप कर रहा हूं, फटाफट तुम आंसर देते चलो, दिमाग में बिठा लो। ये सारी बातें लिखी हुई हैं सेक्शन 11A में, तुम्हारे को सेक्शन 11A की समरी मैंने पहले ही बता दी। क्या क्या पहली केस क्या है कि किसी कंपनी के अगेंस्ट जो कि MSME है, उसने PPIRP की एप्लीकेशन ऑलरेडी लगाई हुई है और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, एक्सेप्ट भी नहीं हुई, रिजेक्ट भी नहीं हुई, और मीनवाइल किसी ने CIRP की एप्लीकेशन लगा दी। तो उस केस में क्या होगा कि जज अभी CIRP की एप्लीकेशन को साइड में रखेगा, पहले वो PPIRP पे फोकस करेगा कि PPIRP को एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें। अगर वो PPIRP को एक्सेप्ट कर देता है तो वेल एंड गुड, CIRP की कैंसिल हो जाएगी। अगर वो PPIRP को रिजेक्ट कर देता है तो अब वो CIRP वाली को कंसीडर करेंगे। ये केस 1 है। केस 2, यहां पे हमने देखा था केस 1 में क्या देखा था, PPIRP की एप्लीकेशन पहले लग गई थी। केस 2, किसी ने CIRP की एप्लीकेशन पहले लगा दी उस कंपनी के अगेंस्ट और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, ना एक्सेप्ट हुई ना रिजेक्ट हुई, और मीनवाइल किसी ने क्या कर दिया, PPIRP की एप्लीकेशन भी लगा दी। तो CIRP की पहले से लगी हुई थी, PPIRP की उस कॉर्पोरेट डेटर ने खुद लगा ली अपने अगेंस्ट, तो अब उस कंपनी की CIRP की एप्लीकेशन लगी हुई, PPIRP की भी लगी हुई है और दोनों ही अभी पेंडिंग है। तो जज अभी क्या करेगा, CIRP को वापस साइड कर देगा और PPIRP वाली पे फोकस करेगा, और PPIRP वाले को देखेगा एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना है। अगर PPIRP वाली एप्लीकेशन ओके है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वापस वही CIRP वाली कैंसिल हो जाएगी। अगर उसने PPIRP वाली को रिजेक्ट कर दिया तो अब वो CIRP वाली को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये केस 2 था। केस 3 है, तीसरी कैटेगरी की, किसी ने CIRP की एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा दी थी और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई और CIRP चल चुकी है, प्रोसेस चल चुका है CIRP का, और अब मीनवाइल उस कंपनी ने खुद अपने लिए PPIRP की एप्लीकेशन लगा दी, तो अब नहीं हो सकता, अब CIRP की एप्लीकेशन लग गई और वो चल चुकी है, तो अब PPIRP की एप्लीकेशन नहीं लग सकती है, वो CIRP ही चलेगी, PPIRP नहीं आ सकती है बीच में। ये सिचुएशंस थी तीनों। आई होप आपका CIRP PPIRP इन सबका बेस बन गया होगा। अब हम CIRP PPIRP के कब कब लगती है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब प्रोविजंस पढ़ने शुरू करेंगे बुक से। बेस तो मैंने बनवा दिया, अभी तक तो सिर्फ बेस बनवा रहा था मैं तुम्हारा, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ठीक है, क्या होगा, किसकी एप्लीकेशन पहले होगी, कितने के अमाउंट पे लगेगा, कब किसी कंपनी की CIRP PPIRP दोनों हो सकती हैं, ये सब मैंने तुम्हारे को करवा दिया है। अब इसके प्रोविजंस को बुक से पढ़ेंगे, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। ये एक्चुअल अब मैं ना YouTube पे सिर्फ इतना ही डालूंगा, YouTube पे इतना, तुम्हारे लोगों को तो भी पूरा करवाऊंगा, YouTube पे सिर्फ इतना ही डालूंगा ताकि एक बच्चों को बेस बन जाएगा, आइडिया हो जाए कि किस तरीके से PPIRP आया है और क्यों आया है, किसके लिए आया है, समझ आ जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे का बुक से।